नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, आप सबको जिस भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता 1961 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था, इसको भी पता होना चाहिए था। कब किया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से लाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से लाए जाते थे। और नागेश्वर कहाँ पड़ता है? नागेश्वर तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी है। तो धौलावीरा किस समयावधि से जुड़ा हुआ है, इसको आप सबको बताना है। तो धौलावीरा हमारा किस समयावधि से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री, ग्रामीण नहीं दोस्तों, क्या है? 11वीं शताब्दी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी में कौन भारत आया था? अल अरूनी ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। तो इनमें बताना है कौन सा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। तो इसमें से जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है देखिए आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? देवयानी कहते हैं। ठीक है, देवयानी कहते हैं। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम एक नाम से और जानते हैं, M31 के नाम से भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बताइए आप सब कमेंट में। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और कब प्रतिपादित किया गया था? 1927 ईस्वी में बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारा मंडल नहीं है। तो इनमें से कौन सा आकाश में एक तारा मंडल नहीं है, इसको आपको बताना है। तो लुब्धक ये तारा मंडल आकाश में नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, यह भी जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है ब्रह्मांड का अध्ययन
किस रूप में जाना जाता है? देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और हम देख लेते हैं, देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। और एटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो इनमें से बताना है आपको भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? तो ये जो द्रास है, ये जो है भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। और द्रास पड़ता कहाँ है? द्रास जो है लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, भारत के लद्दाख में द्रास पड़ता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भारत की भू सीमाएं कितने देश के साथ जुड़ी हैं? भारत की भू सीमाएं कितने देश के साथ जुड़ी हैं आपको बताना है। तो भारत की भू सीमाएं जो है कितने देश के साथ जुड़ी हैं? 7 देश के साथ जो है भारत की भू सीमाएं जुड़ी हैं। वो 7 देश कौन कौन से आप सबको बताना है। पहला है पाकिस्तान, उसके बाद दूसरा है अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बाद तीसरा है चीन है, उसके बाद चौथा क्या है? नेपाल है, उसके बाद पांचवा क्या है? भूटान है, उसके बाद छठवां क्या है? म्यांमार है, उसके बाद लास्ट वाला 7वां क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, 7वां क्या है? बांग्लादेश। यही जो हमारे 7 देश हैं भारत के साथ भू सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए, कितने भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो कितने भारतीय राज्य की सीमाएं यानी कि नेपाल से जुड़ा हुआ है, इसको आपको बताना है। तो नेपाल से जो है भारत की 5 राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप सबका नाम देख लीजिए। पहला है, देखिए, उत्तराखंड है, दूसरा है उत्तर प्रदेश है, दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश है, तीसरा हमारा क्या है? बिहार है, तीसरा क्या है? बिहार है, चौथा क्या है? पश्चिम बंगाल है, और पांचवा हमारा क्या है? सिक्किम है। पांचवा हमारा क्या है? सिक्किम है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में किस प्रकार की सरकार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भारत में किस प्रकार की सरकार है आपको बताना है। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है। ठीक है, किस प्रकार की सरकार? संसदीय सरकार है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, इसको आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में जो है 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। वो देश कौन कौन से हैं, उनका नाम जो है दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। 10 देशों के नाम आपको बताना है कौन कौन से हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते होंगे संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो बताइए आप सब, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 1947 में जो है मसौदा समिति का गठन किया गया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? जो है इसमें कुल 7 सदस्य, इसमें कुल 7 जो है सदस्य थे। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंप्यूटर सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। CPU को क्या कहा जाता है?
तो CPU को कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। CPU का जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें से जो है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, उसको बताना है। देखिए, ALU कंप्यूटर का घटक है, CPU कंप्यूटर का घटक है, मेमोरी कंप्यूटर का घटक है, कागज जो है इनमें से जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यही बताना है, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है इनमें से शक्ति की इकाई नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय, इसमें जो है उष्मीय है, ठीक है। यहाँ टाइप करते हुए मिसप्रिंट हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो है किलोवाट जो है ये उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो एपिग्राफी का अभिप्राय जो है क्या है? शिलालेख का अध्ययन। यानी कि एपिग्राफी के अंतर्गत जो है शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और कंकालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कंकालों के अंतर्गत जो है, कंकालों का अध्ययन जो है ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है मानचित्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मानचित्रों का अध्ययन जो है कार्टोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसको? कार्टोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है? इनमें से बताना है चारों में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है। जो दूध है हमारा, ये बिस्मांगी मिश्रण है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यही आपको बताना है, ठीक है। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा सही आंसर? अगला प्रश्न है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? आप सभी लोग बताइए कब किया गया था? 1924 में जो है पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस खेल में जो है भारत 1964 में जो है पहली बार क्या किया था? भाग लिया था। इस खेल में जो है भारत 1964 में पहली बार भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता है प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेल में जो है भारत कब भाग लिया था पहली बार? तो 1964 में पहली बार भारत भाग लिया था, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, हुसरी या हुसरी
प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हुसरी या उसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भारत के किस राज्य में जो है मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? मेघालय में जो है वांगला उत्सव मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? दी हेग में है। ठीक है, कहाँ है? दी हेग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हेग में है। ठीक, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आप सब बताइए कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में जो है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस गठन से जुड़े हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जो है इनमें से बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इसका, देखिए, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था? कैलाश सत्यार्थी जी ने जीता था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक जो है मोहन राकेश जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों यह सेशन आप सबको पसंद आया हो तो चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।